प्यारे बच्चों, क्लास 11th इकोनॉमिक्स विषय का जो आर्ट्स पेपर का एग्ज़ाम हुआ है उसी का आंसर मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों के आंसर को देखा। इस वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो जब भी मैं डालूंगा आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, x तथा y के बीच कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक को परिकल्पित कीजिए। तो यहाँ पर x दिया हुआ है, y दिया हुआ है। इसको हम लोग x और y को लिख लिए हैं। करना क्या है कि x का स्क्वायर पहले करना है, मतलब 10 गुने 10 100, 15 गुने 15 225, 12 गुने 12 144 आ जाएगा बच्चों। उसी तरह एक्स स्क्वायर निकल गया। अब हम लोग y का स्क्वायर करेंगे, मतलब 25 गुने 25 625, 15 गुने 15 225, 18 गुने 18 270 आ जाएगा। उसके बाद x और y को आपस में गुना कर देना, मतलब 10 को 25 से गुना करेंगे 250, 15 को 15 से गुना करेंगे 225, 12 को 18 से गुना करेंगे 216। इस तरह एक्स वाई निकल गया और सभी को हम लोग को क्या करना है, जोड़ देना है। तो सबको जोड़ दिए हैं बच्चों, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसका फॉर्मूला बैठाएंगे, r बराबर सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स गुने सिग्मा वाई बटा एन। फिर है रूट ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर बटा एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर बटा एन। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला में यहाँ से मान देख देख के बैठाएंगे। सिग्मा एक्स वाई कितना है, तो 1195 बैठा दिए उसके जगह पर। माइनस है यहाँ तो माइनस दे दिए। सिग्मा एक्स कितना है 81, गुना में सिग्मा वाई है तो 92 यहाँ बैठा दिए क्योंकि यहाँ 92 है। एन हो गया पदों की संख्या कितनी है, तो इसको हम लोग गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है पदों की संख्या, तो एन मेरा हो जाएगा 6। फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 1189 बैठा दिए। सिग्मा एक्स तो सिग्मा एक्स 81 बैठा दिए, इसका होल स्क्वायर लगा दिए बट्टा एन है तो 6। सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है 92, सिग्मा एक्स स्क्वायर का पहले मान बैठाएंगे। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 1524 माइनस का माइनस। सिग्मा वाई कितना है 92 बैठा दिए, इसका होल स्क्वायर बट्टा 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1195 लिख दिए, 81 को 92 से गुना कर देंगे तो 7452 बटा 6 आ जाएगा, इतना लिख दिए। अब सिग्मा एक्स कितना है आपका 81, तो 81 का स्क्वायर कर है लगा हुआ, तो 81 गुने 81 करेंगे तो 65 आ जाएगा और बट्टा में 6 है। फिर ये जस का तस रहा, 92 गुने 92 जब करेंगे तो आ जाएगा आपका 8464 बट्टा 6। अब यहाँ पर 6 से 7452 को भागा लगा देंगे तो 1242 आ जाएगा, और 1195 तो पहले से है। यहाँ पर 1189 लिखे, 6 से 65 को भागा लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 1093.5। फिर 1524 रहा, 6 से 84 को भागा लगा देंगे तो 1410.66 आ जाएगा। यहाँ इसको माइनस करेंगे, 1195 माइनस 1242 तो माइनस 47 आ जाएगा, और 1189 माइनस 1093.5 को माइनस करेंगे तो 95.5 आ जाएगा। फिर इसको इससे माइनस कर देंगे, 1524 को माइनस करेंगे 1410.66 से तो आ जाएगा 113.34। अब यहाँ पर 47 का लिख दिए, 90.5 जो है आपका 95.5 का उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9.77 आ जाएगा, और 113.34 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10.64 आ जाएगा। इसके बाद ये दोनों को आपस में गुना कर देना है, गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब ऊपर है -47 और नीचे है 103.9528, इसको इसमें भागा लगा देंगे, मतलब नीचे वाला को ऊपर वाला में भागा लगा देंगे, तो भागा लगाएंगे तो मेरा आ जाएगा -0.45। यह क्या है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं सहसंबंध की केवल संभावना है। 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ, आपको माध्य निकालना है। तो इसको हम लोग खड़ा में पहले लिख लेंगे बच्चों, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एफ भी बारंबारता मेरा दिया हुआ है 4 6 7 1, तो बारंबारता को लिख लिए 4 6 7 8।
इसके बाद हम लोग इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु कैसे निकलता है, तो ये दोनों को जोड़ के मतलब 0 + 20 को जोड़ देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 20, और इसको 2 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा 10। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 10। उसके बाद इसका अगर हम लोग मध्य बिंदु निकालेंगे तो 20 + 40 कितना हो जाएगा 60। 60 हो जाएगा, 60 को 2 से भागा लगाएंगे तो हो जाएगा 30। तो यहाँ पर 30 आपका लिखा हुआ है। उसके बाद ये दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भागा लगाएंगे 50। तो इस तरह मध्य बिंदु निकाल लेंगे बच्चों। उसके बाद x से हम एक काल्पनिक माध्य लेंगे, तो हम 10 लिए हैं, a = 10, ये 10 को रख दिए यहाँ। अब ये 10 में ये 10 को माइनस करेंगे, मतलब ये 10 से माइनस होगा तो 0, 30 में 10 घटा देंगे 20, 50 में 10 घटा देंगे 40, और 70 में 10 घटा देंगे तो 60। उसके बाद देखेंगे यहाँ अंतर कितना का जा रहा है। अंतर कैसे पता करेंगे कि 40 में 20 को घटा देंगे तो कितना आएगा 20, और 60 में 40 को घटा देंगे तो भी 20 आ रहा है। इसका मतलब 20-20 का अंतर जा रहा है। तो यहाँ पर i बराबर लिखेंगे 20। अब 20 से ये सब को भागा लगा देंगे, मतलब dx में जितना नंबर है उसको भागा लगा देंगे, मतलब 0 से 20 में भागा लगाएं तो 0, और 20 को 20 में भागा लगाएंगे तो 1, 20 को 40 में भागा लगाएंगे तो 2, इस तरह हम भागा लगा देंगे, और 20 को 60 में भागा लगाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये मेरा dx डैश निकला बच्चों। अब उसके बाद f और dx डैश को आपस में गुना कर रहे हैं, मतलब 4 × 0 0, 6 × 1 6, 7 × 2 = 14। इस तरह f dx डैश निकालेंगे और इसको जोड़ देंगे बच्चों, और f को भी जोड़ देंगे। अब माध्य का जो फॉर्मूला है, मीन x बार बराबर a + सिग्मा f dx डैश बट्टा सिग्मा f × i। अब यहाँ a का मान कितना है बच्चों, तो यहाँ हम लोग देखिए a बराबर लिखे हैं हम 10 और i है मेरा 20, तो a की जगह पर हम लोग 10 बैठा देंगे, क्या है यहाँ a है तो 10 बैठा दिए, प्लस सिग्मा f dx डैश कितना है तो 23, और सिग्मा f कितना है यहाँ देख सकते हैं 18, गुने i है 20। अब इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों, 20 से इसको हम लोग गुना कर देंगे तो 460 आ जाएगा। तो यहाँ 10 का 10 प्लस 20 को 23 से गुना कर देंगे 460 और बट्टा 18। अब 18 से 460 में भागा लगा देंगे तो मेरा हो जाएगा 10 + 25.55। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा 35.55। यही मेरा आंसर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण की अवशोषी क्षमता से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण की अवशोषी क्षमता में गिरावट का क्या प्रभाव होगा? तो इसका आंसर है, जब हम संसाधन का उपयोग करते हैं तो यह समाप्त हो जाता है, हालांकि यह जल्द ही पर्यावरण द्वारा पुनर्जीवित हो जाता है, साथ ही अपशिष्ट उत्पाद पर्यावरण में अवशोषित हो जाते हैं। उदाहरण, जब हम पेड़ काटते हैं तो वे कुछ समय बाद वापस उग आते हैं, साथ ही मृत पौधे और पेड़ मिट्टी में जाकर इसे उपजाऊ बनाते हैं। जितना अधिक हम संसाधनों का उपयोग करते हैं उतना अधिक कचरा हम उत्पन्न करते हैं। यह अतिरिक्त अपशिष्ट पर्यावरण द्वारा अवशोषित नहीं होता है। पर्यावरण जीवन को बनाए रखने के कार्य को पूरा करने में अक्षम नहीं है। इंसानों ने जंगल में पेड़ काट कर सड़कें और शहर बनाए, इससे कई पौधों और जानवरों के आवास नष्ट हो गए। पर्यावरण की अवशोषी क्षमता में गिरावट का निम्न प्रभाव होगा। पहला, प्रदूषण का कारण बनता है, तो कारकों और शहरों से उत्पन्न अपशिष्ट नदियों में फेंका जाता है जो जल जनित बीमारियों का कारण बनते हैं। कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और वायु प्रदूषण का कारण बनता है। फिर है ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो जीवाश्म ईंधन को जलाने और वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती है। इससे वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है, इससे हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जल स्तर बढ़ रहा है। इससे जल स्तर में वृद्धि हुई है जिससे कई शहर पानी में डूब सकते हैं। फिर है ओजोन स्थिरीकरण, या पर्यावरण में ओजोन गैस की मात्रा में कमी को संदर्भित करता है। यह ओजोन गैस हानिकारक गैस को पृथ्वी में प्रवेश करने से रोकने के लिए उपयोगी है। ओजोन परत के खत्म हो जाने से त्वचा कैंसर जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, या फाइटोप्लैंक्टन के विकास को भी नुकसान पहुंचाता है और जलीय पौधों को भी प्रभावित करता है। यह ओजोन स्थिरीकरण रेफ्रिजरेटर और एसी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग के कारण होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निर्धनता निवारण की समृद्धि आधारित रणनीति की व्याख्या कीजिए। इस रणनीति की क्या क्या खामियां हैं? तो
भारत सरकार ने निर्धनता निवारण के लिए त्रिआयामी नीति अपनाई, जिसका विवरण इस प्रकार है। समृद्धि आधारित रणनीति। यह इस आशा से आधारित है कि आर्थिक समृद्धि अर्थात सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के प्रभाव समाज के सभी वर्गों तक पहुंच जाएंगे। यह माना जा रहा था कि तीव्र दर से औद्योगिक विकास और चुने हुए क्षेत्रों में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि का पूर्ण कार्यकलाप हो जाएगा, परंतु जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में बहुत कमी आई है, जिस कारण धनी और निर्धन के बीच की दूरी और बढ़ गई है। दूसरा है वर्धनशील परिसंपत्तियों और कार्य का सृजन। प्रथम आयाम की असफलता के बाद नीति निर्धारकों को ऐसा लगा कि वर्धनशील परिसंपत्तियों और कार्य सृजन के साधनों द्वारा निर्धनों के लिए आय और रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। यह दूसरी नीति को द्वितीय पंचवर्षीय योजना से आरंभ किया गया। स्वरोजगार एवं मजदूरी आधारित रोजगार कार्यक्रम को निर्धनता भगाने का मुख्य माध्यम माना जाता है। स्वरोजगार कार्यक्रमों के उदाहरण है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इन रोजगार कार्यक्रमों एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से निम्न आय वर्ग के लोगों को आय अर्जित करने के अवसर प्राप्त हुए हैं। तीसरा है न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं। तो निर्धनता निवारण की दिशा में तीसरा आयाम न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस नीति के अंतर्गत उपभोग, रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में आपूर्ति बढ़ाने पर बल दिया गया। निर्धनों के खाद्य उपभोग और पोषण स्तर को प्रभावित करने वाले तीन प्रमुख कारण हैं: सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, एकीकृत बाल विकास योजना तथा मध्य अवकाश भोजन योजना। बेसहारा बुजुर्गों एवं निर्धन महिलाओं के लिए भी सामाजिक सहायता अभियान चलाए जा रहे हैं। इस रणनीति की खामियां निम्न है। इन कार्यक्रमों की असफलता का मुख्य कारण देश में भूमि एवं संपत्ति का असमान वितरण है। इन कार्यक्रमों के लिए आवंटित रकम प्रायः अपर्याप्त होती है। तीसरा, विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभुकों का चुनाव प्रायः गलत एवं पक्षपातपूर्ण तरीके से किया जाता है, जिससे निर्धनता की रेखा से ऊपर आने वाले लोग भी इस कार्यक्रमों से लाभान्वित हो जाते हैं और निर्धनों को इनके लाभ प्राप्त नहीं हो पाते हैं। चौथा है इन कार्यक्रमों का कार्य कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रशासनिक तंत्र प्रायः अकुशल है। प्रशासनिक तंत्र में अपर्याप्त ट्रेनिंग के कारण अकुशलता तो है ही साथ इनमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों में सरकारी कर्मचारी, बैंक, पंचायत और राजनीतिज्ञ आदि प्रमुख हैं। निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का सर्वांगीण विकास की नीतियों से समन्वय नहीं किया गया है। इससे केवल रोजगार के अधिक अवसरों के सृजन पर जोर दिया गया है। सातवां है रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने से भी इन कार्यक्रमों को सीमित सफलता प्राप्त हुई है। आठवां है ये कार्यक्रम मुख्यतः सरकारी कार्यक्रम के रूप में जाने जाते हैं और इनमें लोगों की प्रभावपूर्ण भागीदारी की कमी रही है। कार्यक्रमों को सहयोग देने वाली साख एवं विज्ञापन जैसी संस्थाओं का कार्य संपादन भी संतोषजनक नहीं है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि निर्धनता निवारण कार्यक्रमों में कोई बुराई नहीं है। वास्तविक कमी तो इसके क्रियान्वयन में है, जिसमें अकुशलता, पक्षपात, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी आदि का बोलबाला। यही कारण है कि इन विभिन्न कार्यक्रमों के बावजूद देश में लोगों के बीच भूखमरी, कुपोषण तथा न्यूनतम सुविधाओं की कमी है। इन कार्यक्रमों द्वारा निर्धनता का निवारण तभी किया जा सकता है जब इसमें पर्याप्त विभिन्न दुर्गुणों को समाप्त किया जाए और इसके कार्यान्वयन में निर्धनों का सक्रिय योगदान हो। और लास्ट क्वेश्चन था आपका बच्चों, भारत में कृषि विपणन प्रक्रिया की बाधाओं की व्याख्या कीजिए। तो प्रोफेसर ऑप्ट के अनुसार कृषि विपणन के अंतर्गत उन समस्त क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है जिनके द्वारा खाद्य पदार्थ एवं कच्चा माल फार्म उत्पादन क्षेत्र से उपभोक्ता तक पहुंचता है। कृषि विपणन प्रक्रिया के निम्नलिखित बाधाएं। पहला, मध्यस्थों की लंबी श्रृंखला। मध्यस्थों मतलब हो गया बच्चों दलाल। तो भारतीय कृषि विपणन व्यवस्था में बिचौलियों की एक लंबी श्रृंखला है, जिस कारण प्रायः किसानों को उपभोक्ताओं द्वारा दिए गए मूल्य, यहाँ मूल्य हो जाएगा, मूल्य का लगभग 50% भाग ही मिल पाता है। प्रोफेसर DS सिंधु के एक शोध से पता चलता है कि किसानों की चावल की कीमत का मात्र 53% प्राप्त हो पाता है। इसमें शेष 31% बिचौलियों का हिस्सा है तथा 16% विपणन लागत है। सब्जियों में तो किसानों का हिस्सा मात्र 39% और फलों में 34% है। कृषि उपज की विपणन व्यवस्था में गांव का साहूकार, महाजन, घूमता फिरता व्यापारी, कच्चा आड़तिया, पक्का आड़तिया, थोक व्यापारी, मिल वाला, दलाल, निर्यातकर्ता, फुटकर व्यापारी आदि शामिल है। इतने सारे मध्यस्थ विपणन व्यवस्था के लिए आवश्यक नहीं है। दूसरा है दोषपूर्ण संग्रह व्यवस्था। तो ग्रामीण कृषकों के पास अपनी उपजों को संग्रह करने के लिए उचित एवं वैज्ञानिक संग्रहण व्यवस्था का अभाव है। ग्रामीण कृषक अपनी उपज को
खतियों, कच्चे कोढ़ों, बोरों या मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों में रखते हैं, जिससे उनके सड़ने गलने और चूहों तथा कीड़े मकोड़ों द्वारा बर्बाद होने की आशंका रहती है। खाद्यान्न जांच समिति के अनुसार उपज की इस तरह होने वाली हानि 1.5% थी। संग्रहण की अपर्याप्त और अवैज्ञानिक व्यवस्था के कारण किसानों का विवश होकर शीघ्र ही वस्तुएं बेचनी पड़ती है, जिससे उन्हें कम मूल्य मिलता है। तीसरा है अनियमित मंडियों में प्रचलित धोखेबाजियाँ। तो हमारे देश की सभी अनियंत्रित मंडियों की संख्या बहुत अधिक है। मंडियों में निम्नलिखित धोखेबाजियाँ प्रचलित है, जिनका किसानों को शिकार बनना पड़ता है। मंडियों में कृषि उपजों को तौलने या मापने में प्रमाणित बाट और माप नहीं होते हैं। कृषि उत्पादन का वह भाग जो नमूने के तौर पर लिया जाता है, कृषकों को वापस नहीं किया जाता है। दलाल कपड़े के नीचे गुप्त मूल्य निश्चित करते हैं, जिसमें वास्तविक विक्रेता कृषक निश्चित किए गए मूल्य से बिल्कुल अनभिज्ञ रहता है। दलाल कृषकों की अपेक्षा आढ़तियों का अधिक पक्ष लेता है। तौल अथवा मूल्य संबंधी विवाद होने पर कृषक के हित की कोई भी रक्षा नहीं करता है और उसे खरीदार की बात मानने के लिए विवश होना पड़ता है। प्रायः मंडियों में कृषकों से बहुत ही सी कटौतियाँ जैसे रामलीला, पाठशाला, गौशाला, प्याजू, अनाथालय, वृद्धाश्रम आदि उसके भुगतान देना पड़ता है। चौथा है श्रेणी विभाजन का अभाव। तो भारत में ग्रामीण किसानों की अज्ञानता और कृषि उत्पादन कम होने के कारण उपजों की श्रेणी विभाजन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। समस्त उपज एक ही ढेरी के रूप में बेची जाती है, जिससे डंडा प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रकार कृषकों की उच्चीकृत उपज का भी उन्हें कम मूल्य मिलता है। विपणन हेतु वित्त का अभाव। तो विपणन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। सहकारी समितियों से उपलब्ध वित्त का लाभ प्रायः बड़े किसानों को ही हो पाता है। छोटे किसान अभी भी वित्त के लिए साहूकार या महाजन तथा व्यापारी पर निर्भर रहता है। साहूकार तथा महाजन किसान को मंडी में अपना माल बेचने के लिए हतोत्साहित करते हैं, स्वयं ही उसे खरीद लेते हैं, जिससे इन कृषकों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। फिर है आपका अल्प विकास परियोजना व्यवस्था। अल्प विकास परिवहन व्यवस्था। तो भारतीय गांवों में मंडियों को शहर से जोड़ने के लिए परिवहन सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। बहुत थोड़े गांव रेल और पक्की सड़कों जैसे पगडंडियों से जुड़े हुए हैं। कच्ची सड़कों पर मोटर परिवहन प्रायः संभव नहीं है। बरसात में पुल पुलियों के अभाव में बंद हो जाते हैं और उन पर केवल बैलगाड़ियां ही आ सकती है। अनुमानतः परिवहन साधनों के पिछड़ेपन के फलस्वरूप विपणन लागतों में 20% वृद्धि हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में किसान गाँव में ही फसल बेचने को बाध्य होते हैं। सातवां है मूल्य संबंधी सूचना का अभाव। इसको देख लीजिए बच्चों, विपरीत परिस्थितियों में विपणन। नौवां है उत्पादकों में संगठन का अभाव और इसके अन्य कारण। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बच्चों, और आपका आर्ट्स का आंसर शीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।